नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उड़ीसा के ट्रेन हादसे को लेकर सबसे पहले आपको अपडेट दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक इस रेल हादसे को लेकर बुलाई है। बालासोर रेल हादसे को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। क्या कुछ हुआ है, इसे लेकर जानकारी प्रधानमंत्री लेंगे और पल पल की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। ड्रोन की जो तस्वीरें सामने आई है वो भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस प्रकार ड्रोन तस्वीरों के जरिए स्पष्ट होता है कि क्या कुछ घटना स्थल पर हुआ, साथ ही साथ मौजूदा क्या स्थिति है ये भी स्पष्ट होता है। साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी जो जानकारियां सामने आ रही है इसे लेकर भी ये भी अपडेट कि प्रधानमंत्री लगातार नजरें बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग वो लगातार कर रहे हैं। और अब ये भी सूचना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में ये बात होगी कि किस वजह से पूरा हादसा हुआ, आगे क्या कुछ स्थिति है और जितने भी घायल लोग हैं उन्हें बेहतर इलाज मुहैया करवाया जा सके, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अब से कुछ ही देर पहले जायजा लेने के लिए पहुंचे थे घटनास्थल का। उन्होंने जाना है कि क्या कुछ मौके के हालात हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देंगे। साथ ही तमाम बड़े अधिकारी रेलवे के इस मीटिंग में मौजूद रह सकते हैं। पल पल की जानकारी चूंकि प्रधानमंत्री ले रहे हैं, सीधे निगरानी कर रहे हैं कि किस वजह से पूरी दुर्घटना हुई और घटना स्थल पर लोगों को अब आगे परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पहले से ही व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। घटना की अगर बात की जाए तो उच्च स्तरीय जांच दल इस पूरी घटना की जांच करेगा। लापरवाही किस ओर से रही इसकी भी जांच की जाएगी, लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति पर मंथन बहुत ज्यादा जरूरी। जितने भी लोग घायल हुए हैं उन्हें सबसे पहले इलाज मुहैया करवाया जा सके, बेहतर इलाज उन्हें मिल सके अस्पतालों में, ये सुनिश्चित लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। चूंकि केंद्र के तमाम बड़े नेता मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद पीएम मोदी इस पूरे घटना को लेकर पल पल की जानकारी ले रहे हैं, तो इसी वजह से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर कि पीएम मोदी ने बड़ी मीटिंग बुलाई है, बड़ी बैठक बुलाई है। बालासोर रेल हादसे को लेकर ही इस मीटिंग में चर्चा, पल पल की मॉनिटरिंग को लगातार देखते हुए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से भी खुद ही कांटेक्ट कर रहे हैं, खुद ही इस पूरे मामले को लेकर निगरानी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बलौदाबाजार से अगली बड़ी खबर, जहां दो ट्रेलर्स की आपस में टक्कर हुई है। इस बारे में जानकारी साझा की गई है। हालांकि ड्राइवर बाल बाल बच गए हैं। इस पूरे हादसे को लेकर यह जानकारी सड़क किनारे दुकानदार लवन नगर के पास की पूरी दुर्घटना जो कि सामने आई है। बस स्टैंड के पास ही पूरा घटनाक्रम पेश आया। हादसे के बाद दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, बलौदाबाजार की दो ट्रेलर्स की आपस में टक्कर। ड्राइवर्स हालांकि सुरक्षित हैं, समय रहते इस वाहन से कूदकर उन्होंने अपनी जान बचा ली, लेकिन घटना स्थल के बाद से जैसे ये मौजूदा हालात सामने आए, लंबी कतारें वाहनों की लगी हुई हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि इस एक्सीडेंट की वजह से आवागमन यहां पर बाधित होता हुआ। राहत की बात यह भी कि कोई जनहानि की खबर इस हादसे के बाद सामने नहीं आई है, लेकिन ट्रैफिक की स्थिति यहां पर, जाम की स्थिति यहां पर, जिस वजह से लोग परेशान होते हुए बताया जा रहा है कि बाल बाल बचे हैं। सड़क किनारे खड़े दुकानदार भी और साथ ही साथ जितने भी लोग यहां पर मौजूद थे दुर्घटना का शिकार हो सकते थे, लेकिन राहत भरी बात यही कि जनहानि नहीं हुई, सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लवन नगर के बस स्टैंड के पास ये पूरा हादसा, और हादसे के बाद से गाड़ियों की लंबी कतारें दोनों ओर। आगे बढ़ते हैं बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां NH 343 पर जो जाम लगा हुआ था वहां पर स्थिति अब सामान्य हो चुकी है। जाम खुल चुका है। जाम में फंसे सभी यात्री अब राहत की सांस लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। घंटों की मशक्कत के बाद प्रशासन की टीमें इस जाम को खुलवाने में कामयाब रही, सफल रही। सड़क हादसे के बाद से लंबे जाम की स्थिति यहां पर बनी हुई थी और उसकी वजह से भारी मशक्कत यहां लोगों को करनी पड़ रही थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। एक बार फिर से इस मार्ग को बहाल करते हुए आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। तो मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। पहले यात्री काफी परेशान हो रहे थे, यहाँ पर जाम की स्थिति काफी लंबे समय से बनी हुई थी, लेकिन अब प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी, उसके बाद कुशलतापूर्वक इस पूरे जाम की स्थिति को ठीक करवाया गया। आवागमन एक बार फिर से बहाल होता हुआ। और अब सुकमा से अगली बड़ी जानकारी, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच आज मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के कई नक्सलियों के घायल होने की खबर इस मुठभेड़ में। रेगड़गट्टा में नक्सली कमांडर मंगड़ू के होने की जानकारी सबसे पहले पुलिस को मिली थी। इसके बाद डीआरजी की टीम
रेगड़ गट्टा के लिए रवाना की गई और सर्चिंग के दौरान सुबह सुबह पुलिस की नक्सली के साथ मुठभेड़ हो गई। दोनों ही तरफ से फायरिंग हुई। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। ये आशंका थी कि नक्सली कमांडर मंगड़ू यहां पर हो सकता है। सही सतीश इस पर जानकारी देंगे। सतीश, क्या आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और क्या कुछ जानकारी अभी तक? हाँ जी, मुठभेड़ की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। एसपी किरण चौहान ने बताया कि उस इलाके में रेगुलर इलाके में लगातार पहुंचा एक कमेटी मंगरू है, वो अपने साथियों के साथ में होने की सूचनाएं मिल रही थी। जिसके बाद आज सुबह डीआरजी की टीम को उस पर रवाना किया गया है। जैसे टीम उस गांव में पहुंची तो पहले से मौजूद नक्सलियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी और दोनों ओर से जो है काफी देर तक फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 3 से 4 नक्सली घायल होने का दावा पुलिस कर रही है और साथ ही साथ इलाके की सर्चिंग की गई है और फोर्स जो है वापस कैंपों की ओर लौट चुकी है। लेकिन जैसे ही फोर्स जब कैंप में लौट आएगी उसके बाद ही पूरी जानकारी विस्तृत रूप से मिल पाएगी। फिलहाल जो है किसी प्रकार की हानि जो है नहीं हुई है और साथ साथ नक्सलियों के 3 से 4 नक्सली घायल होने का दावा पुलिस कर रही है। निश्चित ही सतीश, और लगातार इसी इलाके में नक्सली की सक्रियता भी लगातार बढ़ना काफी चिंताजनक। हालांकि डीआरजी के जवान लगातार मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। सतीश, हाँ, वो काफी इलाका जो है काफी माओवादी प्रभावित इलाका है। सुकमा जिला मुख्यालय से करीब जो है 100 किलोमीटर दूर वाला इलाका है। उस इलाके में माओवादियों के पिछले कई सालों से धमक रही है और इसी कारण जो है डीआरजी की टीम इलाकों में उतारी गई है। डीआरजी की टीम लगातार इलाकों की सर्चिंग कर रही है। जैसे ही सूचना मिल रही है उसके आधार पर जो है ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है और नक्सलियों का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका सतीश पूरी जानकारी के लिए। और उधर सुकमा में ही सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बेजी थाना इलाके में सक्रिय थे तीनों नक्सली और यहां पर सरेंडर उन्होंने किया है। सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण करते नजर आए। सरकार की नीतियों का लाभ अब उन्हें मिलेगा। साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी लगातार ये बात कह रहे हैं कि पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर जितने भी नक्सली मुख्य धारा से जुड़ते हैं उन्हें इन नीतियों का लाभ मिलता है। इन्हीं नक्सलियों को भी ये लाभ मिलेगा। पुनर्नार्को अभियान से भी प्रभावित होकर तमाम नक्सली आए दिन सरेंडर करते हैं और अब एक और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, मुख्य धारा से जुड़े लोगों के लिए कि 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। और अब बात करेंगे जगदलपुर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां 5 से 11 जून तक माओवादियों का जनपितुरी सप्ताह मनाया जाना है और जनपितुरी सप्ताह को देखते हुए रेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। 4 से 12 जून के बीच दंतेवाड़ा तक कुछ ही यात्री ट्रेनें जाएंगी। यही बताया जा रहा है कि दंतेवाड़ा से आगे ट्रेनों का रूट नहीं रहेगा। दंतेवाड़ा से किरंदुल के बीच दोनों ट्रेनें नहीं चलेंगी। तो मार्ग में परिवर्तन, नक्सलियों के जनपितुरी सप्ताह को देखते हुए रेल प्रशासन अब अलर्ट हो चुका है। 4 से 12 जून के लिए ये बड़ा परिवर्तन सामने आ रहा है। सही के श्रीनिवास इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। श्रीनिवास, विस्तार से जानकारी चाहेंगे ट्रेनों के रूट्स को लेकर। देखिए, माओवादी हर साल जनपितृ सप्ताह मनाते हैं और ये 5 से 11 जून तक जो सप्ताह मनाते हैं, इस दौरान माओवादी अंदरूनी इलाकों में बैठक करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं, नए लड़ाकों को तैयार करते हैं, साथ ही जो रेल जो परिचालन है उसको भी बाधित करने की कोशिश करते हैं। तो इसको देखते हुए एहतियात बरतने के लिए रेलवे प्रशासन ने, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 4 से 11 जून तक दंतेवाड़ा तक ही दोनों ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया है। दंतेवाड़ा से जो किरंदुल है दोनों के बीच में ट्रेन नहीं चलेगी। यहाँ दक्षिण बस्तर से जो जाने वाले यात्रियों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अक्सर देखा गया है कि जो माओवादी है ट्रेन को निशाना बनाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, ट्रेन के जो ड्राइवर उनकी वाकिटा को लूटते हैं। इसको देखते हुए केवल दंतेवाड़ा तक ही चलाने का निर्णय रेल प्रशासन ने किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास जानकारी के लिए। बात करेंगे राजधानी रायपुर की। डीडी नगर इलाके से अपहृत युवक को पुलिस ने 4 घंटे के अंदर कवर्धा से बरामद कर लिया। पुलिस आज इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली है और बताया यह भी जा रहा है कि एनटीपीसी के चुनाव में शामिल नहीं होने की धमकी युवक के परिवार को दी गई थी। पीड़ित युवक सिद्धार्थ का पिता एनटीपीसी में कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। कल रात में युवक सिद्धार्थ के साथ मारपीट हुई और कुछ लोग उसे कार में बिठाकर अपने साथ ले गए। पुलिस में परिवार के लोगों की तरफ से जैसे ही शिकायत दर्ज करवाई गई, फौरन सूचना मिलने पर पुलिस ने एक्शन मोड में काम किया। 4 घंटे के अंदर इस युवक को ढूंढ निकाला और अब ये माना जा रहा है कि पुलिस की तरफ से इस पूरी वारदात का खुलासा किया जाएगा कि किस मंशा के तहत और किस मकसद के साथ इसे अंजाम दिया गया था। सही युगल इस पर जानकारी देंगे। युगल, विस्तार से पूरा मामला समझाइएगा और साथ ही साथ एनटीपीसी के चुनावों का जो जिक्र है इस पर भी जानकारी। युगल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
चलिए कोशिश करेंगे संपर्क करें, लेकिन ये देखिए कि एनटीपीसी के चुनाव में शामिल नहीं होने की धमकी लगातार बदमाशों की तरफ से मिल रही थी और उसके बाद ये धमकी पर जब उनके पिता की तरफ से कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया, उसके बाद इस वारदात को अंजाम देना बदमाशों की तरफ से सामने आया। ये बताया जा रहा है कि युवक के साथ मारपीट भी की गई। 4 बदमाश यहां पर पहुंचे, मारपीट करते हुए इस युवक को अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले गए। लेकिन पुलिस की भी सराहना करना बहुत जरूरी इस पूरे मामले में। 4 घंटे के अंदर इस युवक का पता लगाया, कवर्धा से बरामद किया और अब पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में खुलासा किया जा रहा है। एनटीपीसी के चुनाव में ना खड़े होने की धमकी, इस युवक के पिता एनटीपीसी कर्मचारी हैं। परिवार की तरफ से चूंकि प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और इसी वजह से बदमाशों की नाराजगी बढ़ती गई, आक्रोश बढ़ता गया और इसी के चलते वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर खुलासा होगा। सेगी युगल एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। युगल, विस्तार से मामला समझाइए। जी देखिए, कल रात को अचानक जो 5 है जो युवक है इनोवा गाड़ी में पहुंचे थे और एक युवक है सिद्धार्थ, उसे किडनैप पहले जमकर मारपीट की, उसके बाद किडनैप करके ले गए। पुलिस ने घेराबंदी की और पूरे सीमा को सील किया। उसके बाद 4 घंटे बाद जो युवक है सिद्धार्थ, उसे कवर्धा जिले से बरामद किया गया है और उन्हें कई चोटें आई है। और अभी जो प्राथमिक जानकारी जो मिली है पुलिस के पूछताछ में या अन्य सूत्रों से, तो ये बताया जा रहा है कि उसके जो सिद्धार्थ के पिताजी है वो एनटीपीसी के एम्प्लॉई है और वो चुनाव लड़ने वाले थे, तो चुनाव में नहीं लड़ने की धमकी युवक है वो दे रहे थे। देखना होगा कि पुलिस की जांच में और किस तरह से खुलासा होता है। फिलहाल सभी जो आरोपी है किडनैपर्स है वो फरार है। इसके पीछे ना भी एक वजह है या फिर अन्य कोई लेन देन का मामला तो नहीं कोई, ये तमाम बिंदुओं पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और आरोपी की सही से तलाश से पुलिस कर रही है। लेकिन अपहरण के 4 घंटे के भीतर ही रायपुर पुलिस ने जो युवक है उसे बरामद कर लिया है। निश्चित तौर पर युगल, ये सराहनीय कार्रवाई पुलिस की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे रायगढ़ की, जहां राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का समापन समारोह आज आयोजित किया जाना है। अंतिम दिन 4 राज्यों के रामायण दल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के दल आज हिस्सा ले रहे हैं। शाम में कंबोडिया के दल द्वारा प्रस्तुति दी जानी है। महोत्सव के अंतिम दिन केलो महाआरती का भी आयोजन, यानी कि आज ही केलो महाआरती करने के लिए मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे। हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी किया जाएगा और चूंकि आज आखिरी दिन है तो उत्साह किस चरम पर होगा इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीते 2 दिनों से ही ये देखने को मिल रहा था कि काफी बड़ी संख्या में रायगढ़ के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे थे और उड़ीसा से भी काफी लोग, चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, तमाम लोग इस महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। और अब ये जानकारी कि आज चूंकि समापन समारोह है तो आज भी कई सारे खास आयोजन, अरण्य कांड पर पूरी तैयारियां थी, पूरी साजो सजा थी इस स्टेज की और रामायण मंडलियां इस महोत्सव में 4 चांद लगाती हुई बीते 2 दिनों में नजर आई। आज समापन समारोह, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां पर पहुंचे। सेगी हरपाल सिंह खूटे इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे, उनका हम रुख कर लेते हैं। हरपाल, आज अंतिम दिन, आज क्या कुछ होना है कार्यक्रम के दौरान? जी, निश्चित तौर पर आज राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे और समापन समारोह में जो है शिरकत करेंगे। इससे पहले समापन हो, इससे पहले रायगढ़ की जो महाआरती केलो नदी है, केलो जीवनदायिनी कही जाती है, उसकी महाआरती की जाएगी और महाआरती करने के बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रामलीला मैदान पहुंचेंगे, जहां पर जो है 4 राज्यों के बीच और कंबोडिया के जो कलाकार हैं, जो रामायण मंडली है, उनके द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। जिसके पश्चात जो है सांझ के समय जो है यहाँ पर संगीत में जो है कार्यक्रम होगा, जिसमें कुमार विश्वास और मैथिली ठाकुर जैसे नामचीन कलाकार शामिल होंगे, जिनको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। बता दें 2 दिनों तक जो रामलीला मैदान में कार्यक्रम हो रहा है, इसको लेकर काफी लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और साथ ही जो आसपास के क्षेत्र के जो दिगर राज्य के लोग हैं वो भी काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। रायगढ़ में आज अंतिम दिन है, ऐसे में जो है पुलिस की तैयारियां भी बड़ी मजबूती से की गई है और साथ ही जो कलाकार पहुंचे हैं वो भी काफी उत्साहित हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो भी रामायण महोत्सव के अंतिम दिन जो है भगवान राम की भक्ति में झूमने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से 2 दिन का माहौल रहा, तो अवंतिका कहीं न कहीं कह सकते हैं कि रायगढ़ जो है पूरी तरह से राममय हो चुका है, छत्तीसगढ़ पूरी तरह से राममय हो चुका है और जो 8 अलग अलग देशों के जो कलाकार पहुंचे हैं वो भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के
भगत को जो सम्मान मिल रहा है उनको, इससे लेकर जो है वो काफी उत्साहित है। हमने कल जो इंडोनेशियन कलाकार है उनसे बात की थी, वो भी काफी खुश नजर आ रहा है। उन्होंने भी छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहा था। और इस तरह से जो है रायगढ़ में जो 3 दिन का राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हो रहा है उसका आज अंतिम दिन है। और यह जो है जो पिछले 2 दिन रहे हैं इससे काफी भव्य तरीके से होगा और काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आज पहुंचेंगे। जी अंतिका, चलिए इंतजार रहेगा तस्वीरों का। हरपाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कांकेर की, जहां बिहावापारा में पति पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दोनों की जान से मारने की कोशिश और साथ ही साथ पति पत्नी पर अज्ञात लोगों के जानलेवा हमला की जानकारी। लेकिन साथ ही साथ आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि पीड़ित दंपति की बेटी का अपहरण किया गया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में लगातार जुटी हुई। कांकेर में ये पूरी वारदात जानलेवा हमला हुआ है दंपति पर और साथ ही साथ जिनकी बेटी है उनके अपहरण की भी आशंका। वारदात का मुख्य कारण क्या रहा अभी तक इसका खुलासा नहीं। पुलिस तफ्तीश में फिलहाल जुटी हुई है। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक होनी है। 12 बजे प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में बैठक शुरू होगी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद रहेंगे, सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। तो युवा कांग्रेस की यह बैठक होगी, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक मानी जा रही है। 12 बजे राजीव भवन में बैठक का आयोजन होगा। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।